Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see a new topic, that is peptic ulcer. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो वर्ड है पैप्टिक, ये कैसे निकला। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो पैप्सिन, ये एक तरह का एंजाइम है जो कि आपके स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। सो इसका काम क्या है? इसका काम है आपके फूड को ब्रेक डाउन करना एंड डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, सो पैप्टिक अल्सर क्यों बना, ये जो पैप्टिक अल्सर है ये कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो पैप्टिक अल्सर ऑब्वियस सी चीज़ है, पैप्सिन से निकला है, तो पैप्सिन के वजह से ही कहीं ना कहीं हो रहा होगा। क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है आपका स्टमक के अंदर आपका पैप्सिन एंजाइम, साथ ही साथ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मिल करके डाइजेशन और फूड के ब्रेकडाउन का काम करते हैं। ये आपके स्टमक के अंदर रहते हैं। ठीक है, बट क्या आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है आपके स्टमक के अंदर, तो अगर वो आपके स्टमक को बर्न कर दे तो बर्न क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दिस इज़ योर इंटरनल लेयर, इंटरनल स्टमक लेयर। इस लेयर को हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। अगर ये म्यूकोसा मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये HCl और ये आपका पैप्सिन मिल करके क्या करेगा, आपके स्टमक को बर्न कर देगा। बर्न के साथ साथ अल्सर्स बना देगा और यहाँ पे एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको हम लोग पैप्टिक अल्सर बोल रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, कहीं ना कहीं म्यूकोसा डीजनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं म्यूकोसा डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर बन रहा है पैप्सिन और HCl के एक्सपोजर की वजह से। ओके, सो पैप्सिन एंजाइम है, बता दिया मैंने। फंक्शन क्या है, डाइजेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अल्सर एक तरह का वुंड होता है या सोरनेस होती है या पेनफुल कुछ ना कुछ आप कह सकते हो वुंड होता है जो कि आपके अंदर बन सकता है। ठीक है, पैप्टिक अल्सर क्या है, ये एक तरह का अल्सर है, स्टमक के अंदर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? दो रीज़न की वजह से, पैप्सिन के एक्सपोजर की वजह से और आपके HCl के एसिड की वजह से। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, एक तरह का ओपन सोर या वूंड है, आप इसे वूंड भी बोल सकते हो। कहाँ पे हो रहा है? स्टमक के अंदर हो रहा है या स्टमक की लाइनिंग के अंदर हो रहा है। स्टमक में कौन से एरिया में हो रहा है? ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके पूरे GI ट्रैक या GI सिस्टम में हो सकता है। GI सिस्टम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो कि आपका एक कॉम्बिनेशन है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ईसोफेगस से लेकर के इंटेस्टाइन तक जितना भी आपका पाथवे है उसको हम GI सिस्टम बोलते हैं। पैप्टिक अल्सर इस पूरे पाथवे में कहीं पर भी हो सकता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इरोजन ऑफ द म्यूकोसा लेयर हो रही है या म्यूकस लाइनिंग हो रही है। इरोजन का मतलब होता है उजड़ जाना या डैमेज हो जाना। आपकी म्यूकस लाइनिंग किसी वजह से डैमेज हो रही है, एक्सपोजर हो रहा है HCl और पैप्सिन का डायरेक्ट इंटरनल लेयर में, और यहाँ पे वुंड बन रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेज। तो मेन आपका जो कॉज है वो है आपका एक तरह का बैक्टीरिया, इसको हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक भी बोलते हैं या H. पाइलर भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब H. पाइलर ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये आपके म्यूकोसा लेयर को डैमेज करके अपने आप का न्यूट्रिशन फुलफिल करता है। ठीक है, तो अगर ये H. पाइलर आपके अंदर या स्टमक के अंदर चला गया तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, म्यूकोसा लेयर को खा जाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये म्यूकोसा लेयर यहाँ से डैमेज हो जाएगी तो ये दोनों मिल करके आपके अंदर वुंड यानी पैप्टिक अल्सर का काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कॉज है ड्रग्स, जैसे कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इसमें हम सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग देखेंगे वो है आपका इब्यूप्रोफेन। इब्यूप्रोफेन कॉमनली एक तरह का पेन किलर है जो कि हम लोग खा लेते हैं, कहीं ना कहीं पेन होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे ना करे खा लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्ट आपके स्टमक के अंदर जा कर के डाइजेस्ट होना शुरू होती है या एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। उस टाइम पे आपका एंजाइम पैप्सिन और आपका HCl इंक्रीज हो जाता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और अगर आपका H. पाइलोरी वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये दोनों कंटेंट अपना बढ़ा देंगे और आपको पैप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, स्मोकिंग के अंदर कैंसरोजेंस होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टिश्यूज़ को और सेल्स को डैमेज करने का काम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए
कि आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक आप दिन भर में स्मोक करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मोक की वजह से आपके स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, आपकी लाइनिंग क्या हो रही है, इन्फ्लेमेट हो रही है, उसके टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी म्यूकोसा लेयर डीजनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। अगर आपको कोई जीआई की प्रॉब्लम है और अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है। ठीक, तो हमारी जब इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी तो हमारे अंदर रिकवरी नहीं होगी और पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा स्पाइसी फूड, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं उनके अंदर HCl लेवल और पैप्सिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वो उस फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर डैमेज करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, अंदर डायरेक्ट HCl लेवल है और वो HCl लेवल आपको वूंड बना रहा है, आपका पैप्सिन जो है आपके पेट के अंदर वूंड बना रहा है तो आपको जलन जैसा फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा। हार्ट बर्न का मतलब है आपके जो सीने में जलन होगी। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो बर्निंग सेंसेशन है वो आपके ऊपर तक आ रहा है, इसोफेगस तक आ रहा है। इसके अलावा आपको नॉजिया, वॉमिटिंग फील हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जब अंदर की म्यूकोसा लेयर डैमेज हो रही है तो अंदर के डाइजेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है एंड नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं। भूख नहीं लगेगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन होता है तो हमारा ब्रेन उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए मेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड सप्लाई को उठा करके उस एरिया में पहुंचा देता है और थोड़ा सा सप्रेस कर देता है एंड साथ ही साथ हमें फीवर भी आएगा तो भूख लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। खा नहीं रहे हैं इस वजह से वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा ब्लड आ सकता है आपके वॉमिटिंग और स्टूल के अंदर भी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पतली पतली ब्लड की कह सकते हैं कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी मान लीजिए ब्लड सप्लाई है, पतली पतली कैपिलरीज हैं। जब यहाँ पे सब कुछ डैमेज हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो रहा है तो ये कैपिलरीज भी क्या हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। जब ये कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी तो यहाँ का जो ब्लड है वो आपके स्टमक में आ जाएगा और स्टमक से जब डाइजेशन होगा, जब वो स्टूल बनेगा तो स्टूल कैसा दिखेगा, रेड कलर का ब्लड के साथ बाहर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हमेशा इटियोलॉजी की वजह से, जितनी भी इटियोलॉजी है उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जो H पाइलोरी ये जो बैक्टीरिया है इसने क्या किया, आपके म्यूकस को या म्यूकोसा को डीजनरेट करना या ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। जब इसने ब्रेक डाउन किया तो अंदर कंटेंट तो है ही है हमारा डाइजेस्टिव कंटेंट, या डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए HCl और पैप्सिन है ही है, तो वो HCl और पैप्सिन डायरेक्ट क्या चले गए, कहाँ चले गए, इनर वाली लेयर में चले गए स्टमक की। एंड क्या किया उन्होंने सीधे सीधे अल्सरेशन का काम किया और आपको साइनस सिम्टम्स आने लगे। So next we are going to see the diagnostic test. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में एज ऑलवेज हमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। इन हिस्ट्री कलेक्शन आप प्रीवियस हिस्ट्री पूछ सकते हो कि क्या इससे पहले भी आपको इस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स आए थे, या आपको पिछली बार भी H पाइलोरिक का कोई इन्फेक्शन हुआ था या GI का कोई इन्फेक्शन हुआ था। इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या वो लाइक स्मोकिंग करते हैं या टोबैको या अल्कोहल लेते हैं, या ऐसी वो सारी कॉजेज़ आप पूछ लोगे जो कॉजेज़ मैंने बताए हैं। देखिए हिस्ट्री कलेक्शन बनाना बहुत इजी है, आपको सारे कॉजेज़ हिस्ट्री में पेशेंट से पूछ लेना है जो कि पेशेंट बता सके। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे जिसमें पेशेंट आपको बताएगा कि उसको नॉजिया वॉमिटिंग फील होता है। ठीक, इसके अलावा अगर उसको वॉमिटिंग आ रही है तो आप उसका एग्जामिनेशन करोगे कि ब्लड तो नहीं आ रहा है वॉमिटिंग में। इसके अलावा आप पेन का पूछ लोगे कि क्या उनको पेन हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तो किस टाइप का पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ लोगे जो कि मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स में बताई थी। इसके अलावा वेट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैटिग एंड वीकनेस आ रहा है कि नहीं। देन आपको ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि ब्लड टेस्ट में आपको प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस ब्लड टेस्ट से ये नहीं पता कर पाओगे कि कितने लंबे समय से इनको इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए हम लोग अदर टेस्ट देखेंगे।
इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सिम्टम्स में स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंदर की कैपिलरीज रप्चर हो सकती हैं, है ना, स्टमक की, और वो ब्लड जो है वो आपके ड्यूडेनम से होता हुआ, आपके इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके स्टूल के अंदर मिक्स हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन, आपकी ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके थ्रू ही आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि क्या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट है आपका ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, राइट। मैंने इसको ब्रेक डाउन करके क्यों बोला है, इसलिए जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, ईसोफेगो मीन्स इसोफेगस, राइट, ये है आपका इसोफेगस। गैस्ट्रो मीन्स होता है रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, ठीक। ड्यूडेनो मीन्स आपका ये जो ड्यूडेनम, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, लाइक ये भी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपके स्टमक के जस्ट बाद में छोटा सा एरिया है, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन, यानी कि देखना, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। हम लोग इसमें पूरा जीआई सिस्टम देख रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीआई सिस्टम, आपके ईसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है, आपके ड्यूडेनम तक हम लोग पूरा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा लोकेशन ऑफ द अल्सर्स, राइट, कहाँ पे अल्सर्स लोकेटेड हैं, ठीक। अब लोकेशन की हेल्प से क्या पता चलेगा, लोकेशन की हेल्प से पता चलेगा कि हमें कहाँ पे उन अल्सर्स को कट करना है, लाइक हमें कैसे बायोप्सी करनी है। अब सिंपल सी चीज़ है, ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, राइट। अब आप उसका पूरा स्टमक कट करके बायोप्सी तो नहीं कर सकते हो। आपको बायोप्सी किसके बेसिस पे करनी होगी, जब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे अल्सर्स प्रेजेंट हैं। अब बायोप्सी हम क्यों करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेल्स कैंसर सेल्स हो, राइट। तो ये सारी चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज, ठीक है। ये एक टेस्ट है जिसमें दो तरह के टेस्ट आ जाते हैं, बैरियम सोलोन और दूसरा है आपका एक्सरे, ठीक है। ये दो तरह के टेस्ट हैं। तो फर्स्ट वाला जो है इसको हम लोग इसोफेगोग्राम भी बोलते हैं। ये एक तरह का एक्सरे ही होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज में। ये एक तरह का एक्सरे है, यहाँ पे देख लो, सिंपल एक्सरे है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गन कैसे मूव कर रहे हैं। ये नीचे वाला देख रहे हो, यही है, ठीक। ये सिंपली एक्सरे है, लेकिन इसमें हमें ऑर्गन का मूवमेंट पता चल रहा है, यानी कि जो अंदर ईसोफेगस से लेकर के जो स्टमक का मूव करने का तरीका है, या स्टमक के नीचे वाला जो पार्ट है आपका स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को आपको क्लियर मिल जाएंगी, ठीक। और दूसरा जो एक्सरे है वो एक सिंपल एक्सरे है, जो कि हम लोग पूरा जीआई सिस्टम उसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये दो तरह के आपके एक्सरे हैं। ओके, तो इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे ये पता चल रहा है कि कहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। इसके अलावा आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द लास्ट है आपका यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग। ये एक बहुत एक्यूरेट टेस्टिंग है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, पेशेंट को 2 हफ्ता पहले एंटीबायोटिक्स या एंटा एसिड्स देना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये सब देने बंद करने के बाद 2 हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाते हैं और यूरिया कंटेनिंग कोई सब्सटेंस पेशेंट को अंदर लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लो, ये देखो, यूरिया कंटेनिंग लिक्विड है ये। यूरिया क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। यूरिया एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूरिया क्यों पिला रहे हैं, यूरिया इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूरिया पिला रहे हैं। यूरिया जब अंदर जाएगा तो अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो वो उस यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपकी ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा।
सिंपल सी चीज़ है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 40 मिनट में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। 40 मिनट्स लगते हैं और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो ब्रीथ आउट के दौरान डबल हो जाता है। अगर डबल कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करने पे निकल रहा है तो क्या है, H पाइलोरी प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के लिए आप एंटा एसिड्स दोगे। हम सभी जानते हैं कि एंटा एसिड्स जो है वो अंदर के गैसियल या कह सकते हो कि जो एसिड का वो है फॉर्मेशन है, या पैप्सिन मैंने आपको बता ही दिया इसका फंक्शन, इसको डिक्रीज करने का काम करता है। इसमें आप दो ले सकते हो, मेलॉक्स करके एक टैबलेट आती है वो ले सकते हो, और मेलिंडा करके एक टैबलेट आती है वो भी यहाँ पे देख लो ले सकते हो। इन दोनों का काम क्या है कि सिंपली क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं पैप्सिन के फॉर्मेशन को, और आपकी ये जो हार्ट बर्न वाली प्रॉब्लम है इसको भी डिक्रीज करते हैं। ठीक, कितना लेना है, 2 टाइम्स अ डे लेना है, ओरल लेनी है। इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर आप ले सकते हो। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये एक तरह का इसमें आप ड्रग्स देख लो, प्रीवासिड, या आप ओमेज भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो ओमेजोल हमने डाला है, ओमेज ले सकते हो। इसका काम क्या है कि सप्रेस करता है एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये मेनली किस पे फोकस कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। ठीक, इसमें आपका ज़ैनटैक टैबलेट आती है, यहाँ पे देख लो ज़ैनटैक। ये आपके मेनली हार्ट बर्न को या बर्निंग जो पेन है उसको डिक्रीज करने का काम करती है। ये भी आपके अंदर के गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिक्रीज करती है। इसके अलावा सिम्टम्स को भी डिक्रीज करने का काम करती है। इसके अलावा म्यूकोसल बैरियर फोर्टिफायर्स, ये एक तरह का कह सकते हो कि कोटिंग होती है। ये क्या कर रही है, म्यूकोसा यानी कि आपकी जो अंदर की लेयर थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उसको डीजनरेट करने से बचा रही है, उसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होने से बचा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं द मेन थेरेपी, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी का मतलब क्या है कि 3 चीज़ों को मिक्स करके दिया जा रहा है। ठीक, एक तो आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया, जैसे कि आपका ओमेज। ठीक, इसके अलावा 2 एंटीबायोटिक्स हम लोग फॉलो करते हैं, एक है आपका मेट्रोनिडाजोल और दूसरा है क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इन मेट्रोनिडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन का काम क्या है कि ये ग्रोथ ऑफ दी ये आपका H पाइलोरी को डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ दी H पाइलोरी। इसके अलावा जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है वो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट को संभालेगा। सिंपल सी चीज़ है, यानी कि 2 काम हो गए, एक आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी मार रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, आपके जो सिम्टम्स हैं उससे आपको रिलीफ दिला रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले देखिए मेन सर्जरी क्या है आपकी, गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी। ये जो वर्ड है टॉमी, ठीक है, इसका मीनिंग होता है रिमूवल। ठीक, तो गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी का मतलब क्या है, गैस्ट्रोएंट्रोस्टोमी सिंपली इसमें देखिए अगर इसको ब्रेक डाउन मैं करूं तो इसमें आपकी एंट्रस आया है ना। तो एंट्रेंस का मतलब होता है आपका नीचे वाला एंट्रेंस का एरिया, यानी कि ड्यूडेनम एरिया। तो ड्यूडेनम एक तरह का एंट्रेंस एरिया है इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ड्यूडेनम को हटा रहे हैं। ठीक, टॉमी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, ड्यूडेनम का रिमूवल। अब जब ड्यूडेनम बीच से हट गया तो क्या बचा, आपका ये वाला एरिया बॉडी बची, और आपका इंटेस्टाइन का ज्यूजनम, और ये बचा। ठीक है, इलियम। ठीक, तो डायरेक्ट अटैचमेंट किसको कर दिया, इस वाले एरिया को, और इस वाले एरिया को हमने क्या किया, डायरेक्ट अटैच कर दिया। समझ में आ गया, यहाँ पे देख लो, स्टमक जॉइंट्स टू ज्यूजनम। तो ड्यूडेनम को हटा दिया, और ड्यूडेनम की जस्ट बाद कौन सा एरिया आता है, जियोजनम। ठीक, तो स्टमक बचा और जियोजनम बचा, इन दोनों को हमने डायरेक्ट अटैच कर दिया। सिंपल सी चीज है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो नीचे वाला स्टमक का एरिया होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग जब कंट्रोल मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं कर पा रहे हैं, तो एसिड को के प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम लोग ने नीचे वाले एरिया को ही कट करके हटा दिया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्जरी देख लेते हैं, वेगोटमी। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको, टमी मीन्स होता है रिमूवल, वेगो मीन्स होता है वेगस नर्व। वेगस नर्व का काम क्या है, ये एक तरह की नर्व है, ये मेनली क्या काम कर रही है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके एसिड के प्रोडक्शन के लिए और आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसके रिलैक्सेशन के लिए। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है वो दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लो, ये देखो पाइलोरस, ये वाला एरिया स्टमक के जस्ट नीचे वाला एरिया, उसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। ये एरिया का काम क्या है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ के रखता है जब तक आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन चल रहा होता है। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है ये पाइलोरस अपने आप को रिलैक्स कर देता है और ये स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है ना। जो आपने फूड खाया था वो स्टमक में पहले डाइजेस्ट होगा, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए उसको वहां पे रुकना भी पड़ेगा। तो अगर पाइलोरस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बिना डाइजेस्ट किए वो नीचे खिसक जाएगा और इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो पाइलोरस का मेन काम क्या है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट तब तक करके रखता है जब तक स्टमक अपने डाइजेशन कंप्लीट ना कर ले, उसके बाद ये अपने आप को रिलैक्स कर देता है और डाइजेस्टिव फूड जो है वो आगे के एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेगस नर्व थी जिसको हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ पे, वो दो चीजें कर रही है। एक तो वो आपके जो है एसिड कंटेंट को यानी कि HCl को है ना, और आपके पेप्सिन को इंक्रीज कर रही है, बना रही है, और दूसरा आपके पाइलोरस के फंक्शन को है ना मेंटेन करके रख रही है। अब जब हमने इसे कट कर दिया, मान लो हम लोग ने इसको कट कर दिया, ठीक, तो आपका एसिड बनना तो डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो पाइलोरस का रिलैक्सेशन का काम था वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो उसको मेंटेन करने के लिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके रह गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग अगली सर्जरी करेंगे, दैट इज पाइलोरोप्लास्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टी एंड टॉमी? टॉमी मीन्स होता है रिमूवल, प्लास्टी मीन्स होता है रिपेयर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाइलोरस को हटा नहीं रहे हैं, पाइलोरस को रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा कट किया, कट करने के बाद इसके एरिया को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, वाइडन कर दिया, जिससे कि फूड जो है वो आराम से आगे की ओर शिफ्ट हो सके। ओके, सो ये थी हमारी सारी सर्जरीज। नेक्स्ट एक और सर्जरी देख लेते हैं, एंट्रोटमी। ठीक है, एंट्रेक्टमी। टमी मीन्स होता है रिमूवल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एंट्रक जो है वो किससे मिलके बना है, एंट्रम से मिलके बना है। एंट्रम कौन सा एरिया है, एंट्रम पाइलोरस से पहले वाला एरिया है। ठीक है, अब एंट्रम को हम यहाँ पे क्यों रिमूव करेंगे, देखिए एंट्रम जो है वो मोस्ट ऑफ द एसिड बनाने का काम करता है। ठीक, यहाँ पे देख लो एंट्रम क्या कर रहा है, बहुत सारा एसिड बना रहा है। तो एंट्रम को रिमूव करना जरूरी पड़ जाता है अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक, एंड नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको वाइटल साइन चेक करना है, जो कि यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, बट आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप एज ऑलवेज वाइटल साइन चेक करोगे, उसके बाद पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दोगे। क्यों, क्योंकि अगर आप उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं दोगे तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, उसकी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी और वो जल्दी ठीक नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम बीमार हो, चाहे हमारी सर्जरी हो, चाहे रिकवरी हो, मतलब रिकवरी करने के लिए ऑब्वियसली तो इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी हो रही है नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं है, आपको ईजी डाइजेस्टेबल डाइट देनी है जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके अलावा स्पाइसी फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि स्पाइसी की वजह से जो बर्निंग सेंसेशन है वो बढ़ जाएगा। रेस्ट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं या हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से रिकवरी करने का या अपने आप को रिकवर करने का काम करते हैं। प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर या फिजिशियन। ठीक है, तो टाइमली मेडिकेशन लेनी है, पेशेंट को टाइमली मेडिकेशन देनी है। क्यों, क्योंकि सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर मेडिकेशन हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो सर्जरी करने की नौबत आ जाएगी। रिमूवल ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉजेटिव फैक्टर्स में आपकी वो कुछ दवाइयाँ थी जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स,
है ना, या आपकी स्मोकिंग थी, अल्कोहल था, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट की बंद करवानी होगी। हेल्थ एजुकेशन देना होगा रिगार्डिंग द सर्जिकल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए पेशेंट का राइट होता है कि उसको अपनी सर्जरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और कितना मनी लगेगा, ठीक है, कितने सक्सेसफुल होने की चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें पेशेंट को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। पेन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पेन हो रहा है, यहाँ पे आप क्रोनिक पेन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक्यूट से स्टार्ट किया है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू दी वुंड, भैया पेन हो रहा है क्योंकि अंदर वुंड है, ठीक है। कहाँ पे है? स्टमक के अंदर। एज मैनिफेस्टेटेड बाय, मैनिफेस्टेटेड मतलब कैसे पता चला, कौन सा साइन एंड सिम्टम देखा आपने? फेशियल एक्सप्रेशन। भाई पेन होगा तो पेशेंट के फेस पे सबसे पहले दिखेगा। दूसरा है आपका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने साइन एंड सिम्टम्स में आपको बताया था कि पेशेंट को एनोरेक्सिया हुआ है, मतलब भूख नहीं लग रही है, और उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। एज मैनिफेस्टेटेड बाय, कैसे पता चला? नोजिया एंड वॉमिटिंग। भाई जब खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस आ जाएगी, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी इंटॉलरेंस, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहा है, रिलेटेड टू फैटिग एंड वीकनेस, एज मैनिफेस्टेटेड बाय डिक्रीज द डेली एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न। इतना ज़्यादा पेन होगा तो पेशेंट नहीं सो पाएगा, इसलिए डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हार्ट बर्न, उसको जलन हो रही है अंदर से, ठीक है। एज मैनिफेस्टेटेड बाय वर्बल कंसेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट खुद बता रहा है कि मैं सो नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना वो खा पा रहा है, ना वो सो पा रहा है, उसके स्टूल में भी ब्लड आ रहा है, उसके वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो कोप अप नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है। रिलेटेड टू एक्सेसिव स्ट्रेस या एक्सेस स्ट्रेस, एज मैनिफेस्टेटेड बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। भाई पेशेंट के फेस पे ही स्ट्रेस दिखेगा। इसके अलावा नॉलेज डेफिसिट है उसकी, रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड डिजीज कंडीशन, ठीक है। एज मैनिफेस्टेटेड बाय क्वेश्चनिंग ऑफ द पेशेंट, बार बार क्वेश्चन कर रहा है। तो लास्ट है आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन आपको सबसे पहले आपका मेन है अर्ली डिटेक्शन। देखो अर्ली डिटेक्शन का मतलब क्या है? हमें हर 6 महीने में अपने आप के होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, चाहे आप हेल्दी हैं चाहे आप नहीं हैं, ठीक है, जिससे आगे की डिजीज का पता चल जाएगा और हम पहले से ट्रीटमेंट कर लेंगे एंड सर्जरी से बच जाएंगे, ठीक। इसके अलावा कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दी कॉजेस। भाई जो भी आप खा पी रहे हो हार्मफुल चीज़ें, उससे दूर रहो। अवॉइड करना है स्पाइसी फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें वैसे भी हार्मफुल होती हैं और ये जीआई सिस्टम के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। प्रिवेंट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इब्यूप्रोफेन टैबलेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट स्टमक में जा करके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एसिड का लेवल भी बढ़ता है और आपकी म्यूकोसा को भी हार्म होता है। डू प्रॉपर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू दी जीआई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर कोई भी जीआई प्रॉब्लम है तो आप स्टार्टिंग से ही उसका ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, कॉम्प्लिकेशंस, मान लीजिए आप प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? पहला है परफोरेशन, यानी कि होल हो जाएगा। क्यों होल हो जाएगा? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और सेल्स के क्या हो रहा है? डेथ हो रही है, जिसकी वजह से होल हो सकता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? क्योंकि पाइलोरस एक पतला एरिया है, उसमें सर्जरी हुई, अगर उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आई तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग ड्यू टू द इंटरनल हैमरेज, अंदर हैमरेज हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, वो डैमेज हो जा रही हैं, जिसकी वजह से अंदर हैमरेज हो रहा है। हैमरेज हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड एट लास्ट आपको क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी करनी पड़ेगी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। So this is all about the peptic ulcer. If you're having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye. Take care and have a nice day. और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी अच्छा लग रहा है, मेरे नोट्स, एक्सप्लेनेशन, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।